Today again, we will continue the same chapter 9, Financial Management. And today's question is, financial decisions are functions or scope of financial management. There are three decisions taken in financial management. One is investment decision, and second one is financing decision, and third is dividend decision. There are three decisions taken by the financial manager. ये तीनों डिसीजंस ही आपके पूरा चैप्टर इन तीनों डिसीजन से रिगार्डिंग ही है, यानी इन तीनों डिसीजन को यानी एक क्वेश्चन को समझते ही 50% चैप्टर आपको वैसे ही समझ आ जाएगा. तो फर्स्ट डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. What is investment decision? It is concerned with careful selection of assets in which the funds will be invested. यानी सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी एसेट में पैसा लगाना है. यानी फर्म यानी उस एसेट में पैसा लगाए कि जिससे बेनिफिट सबसे ज्यादा होंगे. यानी किस एसेट में किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है उससे रिलेटेड डिसीजन को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, अगर कोई भी फर्म फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाती है, it is known as capital budgeting decisions, and investment in current asset is called working capital decision. यानी फिक्स्ड एसेट में जो पैसा लगाया जाता है it is known as capital budgeting decision, और जो करंट एसेट में पैसा लगाया जाता है it is known as working capital decision. यानी जो ये डिसीजन है इट इज वेरी मच क्रूशियल, इसे बड़े ध्यान से लेना पड़ता है. क्यों? क्योंकि एक बार इसमें पैसा लग गया तो उसे जो डिसीजन में रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है. यानी इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स एंड डिसीजंस आर इरिवर्सिबल, वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज्ड. अगर आपने एक बार किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो उसे चेंज करना पॉसिबल नहीं है. अगर करना भी पड़ा तो हैवी लॉस पे होगा. मान लो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, उसे सेल करना है, रीसेल करना है, तो लॉस तो उठाना ही पड़ेगा. इसलिए इस डिसीजन को बड़े ध्यान से लेना होता है. इट आल्सो अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंपनी. यानी ये डिसीजन एक फर्म की लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है. अगर डिसीजन अच्छा लिया गया तो फर्म की लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगा. तो यानी ये डिसीजन बड़ा ही ध्यान से लेना होता है. अ बैड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यानी एक बार आपने फिक्स्ड एसेट में जो पैसा ढंग से नहीं लगाया, गलत सिलेक्शन होगी, नॉर्मली हैड अ कैपेसिटी टू सीवियरली डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्च्यून ऑफ द बिजनेस. यानी अगर एक बार आपने किसी भी गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, किसी भी गलत एसेट में पैसा लगा दिया, तो ये आपकी फर्म के फाइनेंशियल फॉर्च्यून को टोटली डैमेज कर देता है, बुरी तरह से डैमेज कर देता है. तो इसलिए इस डिसीजन को बड़े ध्यान से लेना पड़ता है. नाउ सेकेंड डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन. एंड व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन? अच्छा, इन डिसीजन का ऑर्डर चेंज नहीं करना. फर्स्ट इन्वेस्टिंग है, सेकंड फाइनेंसिंग है, एंड थर्ड इज डिविडेंड. यानी पहले आप ये डिसाइड करोगे कि कहाँ पैसा लगाना है. अब सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन में कि पैसा आएगा कौन से सोर्स से, कौन से सोर्सेज से पैसा अरेंज करना है. यानी फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म एसेट. यानी किस किस लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसे को अरेंज किया जाएगा, तो ये डिसीजन इसमें लिया जाता है. तो इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज दो तरह के हैं. अर्ली आपने +1 में पढ़ा हुआ है चैप्टर में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. वन इज ओनर्स फंड, इट इज आल्सो नोन एज शेयर होल्डर फंड, एंड सेकंड इज बोरोड फंड या डेट. तो ये दो सोर्सेज हैं बिजनेस में. ऑनर्स फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंशियल कैपिटल आता है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस. इट इज आल्सो नोन एज रिटेन्ड अर्निंग, यानी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्ट किए जाते हैं. इट इज नोन एज रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. एंड बोरोड फंड में क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स. तो ये डिसीजन लेते हुए, फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए, हमें दोनों सोर्सेज को ध्यान में रखना है, ऑनर्स फंड को और बोरोड फंड को. हमें ध्यान रखना है कि कितना ऑनर्स फंड से पैसा लेना है और कितना बोरोड फंड से पैसा लेना है. जो ऑनर्स फंड है इट इज अ परमानेंट फंड, ये परमानेंट है, इसमें रिस्क कम होता है. और सेकेंडली पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. बट जो बोरोड फंड है, अगर बोरोड फंड से कंपनी पैसा लेती है तो बोरोड फंड से पैसा लेने का क्या नुकसान है? एक तो क्या है, ये रिस्की है, रीपेड एट अ फिक्स टाइम, इसको वापस भी करना पड़ता है, और इंटरेस्ट इज पेड इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. यानी अगर प्रॉफिट नहीं होता फर्म में तो इन तीनों पे इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है. तो यानी फर्म को क्या ध्यान में रखना है
कि दोनों का एप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ देयर रेशियो इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें ये ध्यान रखना है कि कितना ऑनर्स फंड से पैसा लेना है और कितना बोरोड से लेना है, यानी इनकी एप्रोप्रिएट रेशियो होनी चाहिए जिससे फर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो एप्रोप्रिएट रेशियो होनी चाहिए। नाउ थर्ड डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, दिस इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन। अभी डिविडेंड डिसीजन क्या है? डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। डिविडेंड होता क्या है? यानी प्रॉफिट का वह हिस्सा जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। एंड डिविडेंड डिसीजन रिलेट टू हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट, इसमें क्या डिसाइड करना है? हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कितना तो डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द शेयर होल्डर, एंड हाउ मच ऑफ इट टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, और कितना बिजनेस में दोबारा रखना है। यानी प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, और जो बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए दोबारा लगा दिया जाता है तो उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। उसे क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। तो दिस डिसीजन इज रिलेटेड हाउ मच प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, यानी कितना तो शेयर होल्डर को बांटना है, यानी कितना डिविडेंड देना और कितना फर्म में रिटेन करना है। तो नॉर्मली पेमेंट ऑफ डिविडेंड नॉर्मली होता क्या है? अगर डिविडेंड की पेमेंट ज्यादा करते हैं तो इससे क्या होगा? सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स तो खुश हो जाएंगे। शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स बोथ आर द सेम, एक ही बात है। बट लेट्स गो फॉर एक्सपेंशन, यानी कोई भी कंपनी क्या करती है? अगर डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके शेयर होल्डर्स तो खुश हो जाएंगे, बट बिजनेस के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। इफ अ कंपनी हैज मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर किसी कंपनी के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है, तो उस कंपनी को डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि उसे क्या चाहिए? फर्म में पैसा ज्यादा लगाना चाहिए और डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए शेयर होल्डर को। दीज आर द थ्री डिसीजंस टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। वन इज इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज फाइनेंसिंग एंड थर्ड वन इज डिविडेंड। इनका ऑर्डर आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, इसी ऑर्डर में ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी जो तीनों डिसीजन है इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग भी है, यानी इनको लेते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फर्स्ट डिसीजन, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो डिसीजन थे, एक वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग। यानी लॉन्ग टर्म एसेट वाले डिसीजन को बोलते थे वर्किंग कैपिटल बजटिंग एंड शॉर्ट टर्म एसेट वाले को बोलते थे वर्किंग कैपिटल। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हुए, यानी किसी भी फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाते हुए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो पॉइंट वन इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जब भी किसी एसेट में पैसा लगाना है तो इसको ध्यान रखना है कि किस प्रोजेक्ट से कितना पैसा आएगा। यानी व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन सम प्रोजेक्ट, जब कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पैसा लगाती है, इट एक्सपेक्ट, क्यों पैसा लगाती है, क्या एक्सपेक्ट करती है? रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो, वो चाहती है कि उससे रेगुलर पैसा आता रहे फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। यानी किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए कंपनी ये सोचती है कि रेगुलर कैश इनफ्लो, यानी कैश कंपनी के पास आता रहे। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दैट ब्रिंग्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, जिससे पैसा तो बहुत ज्यादा आ रहा है बट आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद आ रहा है, इज रिजेक्टेड। उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा? फ्यूचर इज अनसर्टेन। और यानी पैसा तो ज्यादा आ रहा है लेकिन वो कहते हैं कि 5-6 साल बाद आएगा या 10 साल बाद आएगा, तो उस प्रोजेक्ट को कंपनी क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, उस प्रपोजल के लिए ब्रिंगिंग नॉमिनल अमाउंट ऑफ कैश, यानी थोड़ा पैसा आ रहा है लेकिन रेगुलरली चाहिए इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कोई भी कंपनी जब भी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है तो उस प्रोजेक्ट में लगाएगी चाहे पैसा कम आए लेकिन रेगुलर आए। अब उस प्रोजेक्ट में नहीं लगाएगी जहां पर ज्यादा पैसा आ रहा है लेकिन लंबे समय के बाद आ रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को कंपनी क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। नाउ सेकंड पॉइंट इज रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या है? यानी कितना उस, मतलब यानी जो जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए तो उससे रिटर्न कितनी मिल रही है, यानी प्रॉफिट्स कितने मिल रहे हैं, तो कंपेयर किया जाएगा। जिससे ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। द कंपनी कंपेयर्स द रिटर्न्स फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। यानी कंपनी जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी तो दो बातों को ध्यान में रखेगी, एक तो रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा रिस्क, दो बातों को ध्यान में रखेगी। सपोज हियर आर टू प्रोजेक्ट्स ए और बी। ए प्रोजेक्ट में रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 10%,
और बी में मेरा 12% और दोनों में रिस्क क्या है, सेम है, तो यहाँ कंपनी कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी, डेफिनेटली बी को सिलेक्ट करेगी। तो इस केस में कंपनी किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी, बी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी। नाउ थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, यानी द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जब पैसा लगाना है तो इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जैसे रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो पैसा कितना लगेगा, इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, कैश फ्लोज कितना होगा, कितना कैश फ्लो आएगा, रेट ऑफ रिटर्न कितनी होगी, ये सारी कैलकुलेशंस की जाती है। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक। इन टेक्निक को क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। Okay, so these techniques are applied to each proposal before selecting a particular project. यानी किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले सारी टेक्निक्स को अप्लाई किया जाएगा, जो बेनिफिशियल होगी उसी प्रोजेक्ट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। These are the 3 points of factors affecting capital budgeting decision. Today you have to revise these 2 questions, financial decision and factors affecting capital budgeting decisions. Thank you and have a